नमस्कार। भारतीय परंपरा में नारी को ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का पर्याय या फिर स्वरूप माना गया है, क्योंकि उसी के पास गर्भ को धारण करने, उसे जन्म देकर पोषित करने की क्षमता होती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण स्त्री सृष्टि की निर्माता कहलाती है। और क्योंकि स्त्री हमारी संस्कृति में और समाज में इतना महत्व रखती है, तो जाहिर है समाज में स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर सोच में बदलाव भी उतना ही जरूरी है। आज हमारे स्टूडियो में हम स्त्री के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर चल रहे कार्यक्रमों, उससे जुड़ी भ्रांतियों और उसकी आवश्यकता को लेकर एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर DK अग्निहोत्री जी, जो बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर मोहिता पांडे जी, जो संजय गांधी हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एवं प्रोफेसर डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, जो मनोविज्ञान के प्राध्यापक रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले सवाल मोहिता जी से करेंगे। सर्वाइकल कैंसर के केसेस आजकल महिलाओं में ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग सर्वाइकल को थोड़ा दूसरी दिशा में ले जाते हैं। उनको यहाँ उससे रिलेट कर लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है या कुछ है। तो सबसे पहले सरकार अपन ये जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर है क्या चीज एक्चुअली जो महिलाओं में हो रहा है, और इसको लेकर जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है HPV वैक्सीनेशन का सरकार का, उसको लेकर थोड़ा सा बताएं आप प्लीज। नमस्कार और चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। यह आपका सवाल बहुत ही प्रशंसनीय है। देखिए, बच्चेदानी के बहुत से हिस्से होते हैं, तो बच्चेदानी की ग्रीवा को हम सर्विक्स कहते हैं। और जैसा आपने कहा कि स्त्री जो है वो जन्म देती है, तो शायद ये ईश्वर का वरदान है कि सर्विक्स को महिलाओं के इंस्पेक्शन के द्वारा किसी भी स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा देखा जा सकता है। चूंकि कुछ ही दिनों पहले ही अभी बाल विवाह के केसेस कम हुए हैं, तो कम उम्र में विवाह यानी कि यौन संबंधों की शुरुआत और कम उम्र में बार बार प्रजनन के कारण गर्भाशय की ग्रीवा में एक वायरल संक्रमण HPV पाया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक WHO ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी है, वो ये कहती है कि अगर हम पुरुषों और स्त्रियों के सभी कैंसरों को सम्मिलित कर दें, तो जो ये हमारा सर्विक्स है, तो सर्वाइकल कैंसर 8वें नंबर पे आता है स्त्री और पुरुष दोनों को अगर मिला दे तो, और इससे होने वाले डेथ्स में ये 9वें नंबर पे आता है। तो ये जो संक्रमण है HPV का, और ये शायद ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि ये पहला सर्वाइकल कैंसर ऐसा है जो संक्रामक है जिसकी इटियोलॉजी, और इसलिए इससे बचने के प्रभावी टीके हमारे पास उपलब्ध है। तो सर्वाइकल कैंसर, चूंकि इससे जुड़ी हुई भ्रांति ये है कि चूंकि ये असुरक्षित यौन संबंधों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो कई बार हम ये मानते हैं कि इस तरीके के संक्रमण नहीं होंगे। तो ये बात तो सही है कि सुरक्षित यौन संबंधों से इसका खतरा कम किया जा सकता है, पर कोई भी उम्र और कोई भी महिला इससे सुरक्षित रहने के लिए इन टीकों को ही प्रभावी माध्यम से इनके ऊपर निर्भर रह सकती है। अच्छा, तो ये संक्रमण जो है क्या HPV संक्रमण जिसको अपन कहते हैं, क्या ये आम संक्रमण है? और ये अपन यदि बात करें कि कोई भी संक्रमित महिला है, जी, तो क्या सबको ये कैंसर होना संभावित है? जी बिल्कुल संभावित है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बहुत बड़ा बहरूपिया है और इसके कई प्रकार के प्रकार पाए जाते हैं। तो जो सर्वाइकल कैंसर जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो तो इसका एंड स्टेज है, पर कई बार ये छोटी बीमारियां जैसे कि कुछ मस्सों के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटल बॉक्स, उनके रूप में भी प्रेसिपिटेट करता है। और हमारे पास 2 प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। एक 4 प्रकार के HPV वायरसेस के संक्रमण के अगेंस्ट सुरक्षा प्रभावित करता है, और एक 9 प्रकार के। तो ये कोई भी हम नहीं कह सकते कि कोई भी महिला जो है वो कितनी भी सुरक्षित यौन संबंधों में हो, पर उसको अगर टीकाकरण है तभी वो प्रभावी रूप से HPV संक्रमण से बच सकती है। अच्छा, डॉक्टर अग्निहोत्री से सवाल करेंगे, क्योंकि आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और रीवा के माने चिकित्सक हैं। HPV टीके की यदि अपन बात करें तो किस उम्र में इसे लगवाना बेहतर होता है? देखिए, HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बेसिकली चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और सारे वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में टीका बनाना बहुत
आसान और प्रभावी होता है। जितने भी हमारे पास टीके उपलब्ध हैं उनमें से सबसे प्रभावित टीकों में से है ये। यानी इसको यदि किसी ने लगाया इसमें तो मोर देन 95% उसको इम्यूनिटी जनरेट होने ही होना है। टीकों का ये है कि जितनी कम उम्र में टीके लगाए जाएं उतने ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जनरेशन सबसे ज्यादा कम उम्र में अच्छा होता है। एचपीवी के लिए जो उम्र तय की गई है वो मानक तौर पर 9 वर्ष 9 वर्ष से लगा के 45 वर्ष के बीच में इसका टीकाकरण एचपीवी का किया जाता है। 9 से 14 वर्ष के बीच में 2 टीके लगाए जाते हैं और 14 वर्ष या 15 वर्ष प्लस से लेकर के 45 वर्ष के बीच में 3 टीके लगाए जाते हैं। ये इसका शेड्यूल है। 9 से 14 वर्ष में 2 टीके लगाते हैं जिनमें अंतराल लगभग 6 महीने का होता है, और 15 वर्ष से ऊपर जो 3 टीके लगाए जाते हैं उसमें 0, 2 और 6, मतलब जैसे आज लगा है 0 महीना हो गया, फिर दूसरे महीने में और फिर 6वें महीने में। तो ये इसका शेड्यूल रहता है टीकों का, इस तरह से इसको लगाया जाता है। अच्छा, अपन यदि विंध्य क्षेत्र की बात करें, स्पेशली रीवा, सतना, मऊगंज और शहडोल वगैरह की, तो टीकाकरण की क्या स्थिति है वर्तमान में? टीकाकरण की सामान्य जो टीके हैं उनकी स्थिति हमारे रीवा संभाग में और खास करके रीवा जिले में बहुत अच्छी है। जो बेसिक जो टीके लगते हैं हम लोग बच्चों को जो लगाते हैं उसमें हमारे मध्य प्रदेश में रीवा का प्रतिशत काफी अच्छा है। चूंकि ये नया टीका अभी शुरू हुआ है तो अभी इसका एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा निश्चित रूप से इसका भी प्रतिशत लोगों में बढ़ेगा। ज़्यादा लोग आगे आएंगे और लगवाएंगे जब वो इसके फायदे समझेंगे कि किन फायदों के लिए। जैसा अभी मैडम ने बताया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत नोटोरियस वायरस है, या तो वार्ट देगा या कैंसर देगा, जो उसके टाइप और सब टाइप और सीरोटाइप्स होते हैं, और उनसे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है एचपीवी टीकाकरण। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतनी स्थिति है शहरों के मुकाबले, या ग्रामीण क्षेत्रों में कम है टीकाकरण? देखिए, बेसिकली इसको आप ऐसा समझें कि एचपीवी रिलेटेड किससे है? एचपीवी बेसिकली रिलेटेड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। जो अंतरंग संबंधों के समय या साफ सफाई न रखने से जो बीमारियां फैलती हैं उसमें से बीमारी ये भी है। और आप और हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की स्थिति क्या रहती है, चाहे बच्चे हो या खास करके बच्चियां हैं और महिलाएं हैं, उनको जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो किस तरह की रहती है। तो शहरी क्षेत्रों में रिकॉग्निशन, डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन जल्दी है, लेकिन ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और खराब है। वहां आप जाएंगे तो स्कूल्स में टॉयलेट का अभाव है, इवन घरों में टॉयलेट्स का अभाव है। बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, यदि वो चाहें कि सप्ताह में एक दिन भी अपने आप अच्छे से वो लोग साफ सफाई से स्नान कर सके तो ये सुविधा भी उनको उपलब्ध नहीं है। तो जो साफ सफाई के अभाव में फैलने वाली बीमारियां हैं उसमें से एक बीमारी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और एचपीवी भी उसी का एक अंग है। तो इसको आप परे नहीं रख सकते, इसका फैलाव बराबर है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह एक जैसा है। डॉक्टर मोहिता से पूछना चाहेंगे कि जागरूकता, आपके पास जैसे हर तरह की महिलाएं आती होंगी, शहरी की, ग्रामीण की, हर उम्र की आती होंगी, तो जागरूकता की कमी को आप मानती हैं कि ये टीकाकरण में या एचपीवी का जो वैक्सीनेशन है उसमें बाधा है? जी बिल्कुल। देखिए, जागरूकता की कमी महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं पे बात करने से ही शुरू होती है। हमारी किशोरियां जो हैं वो एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास ऐसे ही आने में झिझकती हैं। दरअसल स्त्री एवं प्रसूति रोग में, जैसे आप जानते हैं, हमारे नाम में ही 2 हिस्से हैं, तो वो अधिकांश ये मानती है कि इनका काम प्रसूति से संबंधित ज्यादा है। तो शर्म और झिझक के कारण किशोरियां हमारे पास अपनी मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं लेके आने में बड़ा झिझकती है। तो यहाँ पे एक बड़ा रोल उनके जो रोल मॉडल्स हैं, उनके स्कूल के टीचर्स हैं, उनके आसपास की जो महिलाएं हैं, माता पिता हैं, वो प्ले कर सकते जी। तो हमारे यहाँ आने में देखिए, हम लोग जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए ओपीडीज डील करते हैं, वहाँ पे लॉन्ग वेटिंग क्यूज होती हैं।
तो वहां पे किशोरियां थोड़ी हतोत्साहित हो जाती है, उस भीड़ का में अपने आप को जोड़ नहीं पाती। और इन बातों पे चूंकि शर्म और झिझक सदियों से इकट्ठा है कि लड़कियां बात करने में झिझकती हैं, तो शर्म तो है उन्हें, और मैं सर की इस बात से बहुत सहमत हूँ। बड़ा नोटोरियस वायरस है, एक बार इसका संक्रमण हो जाए तो ये 10 वर्ष लेता है किसी प्रकार के सिम्टम्स को शो करने, मतलब पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा आपको। तो केवल जानकारी ही बचाव है, और डरना नहीं है लेकिन लड़ना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आपके पास जनरली बच्चों को लेके या बच्चियों को लेके उनके माता पिता आते होंगे, क्योंकि कम उम्र से आप देखना शुरू करते हैं। माता पिता की यदि अपन बात करें तो एचपीवी टीके को लेकर कोई भ्रांतियां आपको समझ में आती हैं, जैसे आप चर्चा करते होंगे लगाने के लिए, उनको मोटिवेट करते होंगे, तो माता पिता के मन में कोई भ्रांतियां हैं? क्योंकि आपने बताया ऐसे 9 साल से बच्चियों को टीका लगवाना है, 14-15 साल तक भी बच्चियां उतनी मैच्योर नहीं होती, उतनी समझ नहीं होती उनको कि हम हमारे लिए क्या जरूरी है, तो मतलब माता पिता उसमें एक रोल अदा करते हैं। देखिए, आज भी जो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जो बच्चों के डिसीजन है वो पेरेंट्स लेते हैं। तो मेरे पास जो माता पिता आते हैं, खास करके जो माताएं आती हैं जिन्होंने ये सुन रखा है कि भाई इस तरह की कोई वैक्सीन है जो हमारी बच्ची को सर्वाइकल कैंसर से बचाव करेगी, तो वो लोग आगे आकर के टीकाकरण करा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 10 वर्षों से ये टीकाकरण कर रहा हूँ, और लगभग 200 से अधिक मैंने महिलाओं और बच्चियों को, इवन अपनी दोनों बेटियों को और मेरे जो परिचय के जितने लोग हैं उनकी बच्चियों को मैंने सलाह दी है और उनको ये लगवाया है, और उन्होंने खुशी खुशी लगवाया है। और मैं तो लगाने के बाद उनको बधाई देता हूँ कि आपने एक बड़ी बीमारी से विजय आज पाली, और खुशी खुशी वो जाती है। फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि तुमने तो लगवा लिया है, अब तुम्हारी जो और फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो कलीग्स हैं, और तुम्हारी जो मम्मी है, जो बुआ है, जो मौसी है, उसको भी लगवाओ। तो लोग आगे आते हैं, लगवाते हैं और खुश रहते हैं। मन में उनके खुशी आती कि हाँ हमने कुछ प्राप्त किया, अचीव किया। तो मुझको आज तक कोई रेजिस्टेंस इस पे, लेकिन एक वीडियो हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं जो बहुत निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कोई सज्जन है जो इसको एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए, मैं तो जनरली मैं काटूंगा आपको, क्षमा चाहूंगा कि जनरली क्या है, सोशल मीडिया का इतना आजकल प्रभाव है बच्चों के मन में या पेरेंट्स के मन में भी, कि वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे लिए गूगल या चैट जीपीटी और सोशल मीडिया में हम उसको सारी चीजों को सही मान लेते हैं जल्दी। आप एआई से भी कुछ पूछेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इसकी आप जांच कर लें, क्योंकि एआई हमेशा सही नहीं बताएगा। देखिए, मैं तो सन 1995-96 में जब से पल्स पोलियो टीकाकरण शुरू हुआ था तब से उससे जुड़ा रहा, तब तक जब तक कि पोलियो इस देश से विदा नहीं हो गया, उसके बाद भी जुड़ा रहा। लगभग 8 वर्ष में जिला टीकाकरण अधिकारी रहा, तो बहुत बड़े बड़े कैंपेन किए हुए, कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन भी हम लोगों की टीम ने पूरा किया। भ्रांतियां हर टीके को लेकर के आती हैं। शुरू पोलियो के बारे में आपने सुना होगा, लोग पहले बच्चों को पोलियो नहीं पिलाते थे, कहते थे अरे नहीं, इनको तो बच्चा जनने की क्षमता इनकी खत्म हो जाएगी, और क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन बच्चा जनने की क्षमता तो खत्म नहीं हुई, पोलियो जरूर खत्म हो गया। हर टीकों को लेकर ही कोविड वैक्सीनेशन जब शुरू किया था तो इतना रेजिस्टेंस हम लोगों को झेलना पड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस आया। एक स्थिति ये आई कि हम लोगों को पुलिस का सहारा लेना पड़ता था कि भैया भीड़ नियंत्रित रहे, क्योंकि 500 टीके और 5000 लोग खड़े हैं। इस गति से एक्सेप्टेंस बढ़ा। मीजल्स रूबेला कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया। शुरू में लोग नहीं आगे आ रहे थे, लेकिन क्रमशः करते करते रीवा जिले में 10 लाख बच्चों को हम लोगों ने मीजल्स रूबेला पे टीका लगाया। इसी प्रकार से ये जो नई वैक्सीन आई है, शुरू में लोग करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव पब्लिसिटी करके खुश होते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, वो ये सुनना भी चाहते हैं कि लोग उनको देख रहे हैं। नेगेटिव लोग जो रहते हैं नेगेटिव बातें करते हैं, और नेगेटिव बातें लोग जल्दी पकड़ते भी हैं, लोग डरते ज्यादा हैं। ठीक है, फिर रात को यदि कोई आप रात को
11 बजे वॉक कर रहे हैं, किसी एक ने कह दिया कि यार उस गली में भूत रहता है, हम उस गली में जाना छोड़ देंगे। पिछले 10 साल से आप जा रहे थे, जी जी। तो यदि कोई निगेटिव वॉक करेगा तो आपका दिमाग पहले उसको पकड़ता है। मतलब ये पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई नया टीका नहीं है, 10 वर्षों से अधिक से प्रचलन में है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और सीडीसी जो है उसके द्वारा इस पर व्यापक और गंभीर रिसर्च की गई है, तब इसको मैदान में उतारा गया है। हमारी भारतीय जो सरकार है उसके भी अलग अलग विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो हमारा टीकाकरण का राष्ट्रीय समूह है, वो सब इस पर परीक्षण करके और इसको लाए हैं। ऐसे टीके ऐसे नहीं चले जाते हैं, बहुत हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। एक तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है सुरक्षा पर और बच्चों की सुरक्षा पर। तो बहुत अच्छा टीका है, बहुत प्रभावी टीका है और इसको तो लगवाना ही चाहिए। और आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो लगभग 4,000 रुपए का एक डोज पड़ता है। सरकार फ्री में लगवा रही है, फ्री में लगवा रही है। आगे आइए और लूट लीजिए। अच्छा मैडम, कुछ लोगों में ये भी भ्रांतियां हैं कि ये टीका जो है केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए। देखिए ऐसा है कि चूंकि एचपीवी का जो संक्रमण पे जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम यौन संबंधों से शुरुआत करते हैं। देखिए एचपीवी का एक्सपोजर यौन संबंधों की शुरुआत के बाद में ज्यादा होता है, यौन जनित संक्रमण में। तो कोई भी टीका तब प्रभावी होता है जब उसके एक्सपोजर के पहले लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो एचपीवी के टीके से हमें सुरक्षा का नेटवर्क मिलता है वो हमारी किशोरियों में ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यौन रूप से एक्टिव या हमारी शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो इसको नहीं लगा सकती। हाँ, ये बात यहाँ पे जाननी जरूरी है कि आपने अगर एचपीवी का वैक्सीनेशन अपने विवाह के बाद लिया है तो ये कहीं से भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को रिप्लेस नहीं करता। तो 35 वर्ष के ऊपर जो हम गाइडलाइंस है कि सिंपल से पैप स्मीयर टेस्ट के द्वारा हम सर्वाइकल कैंसर को जान सकते हैं, तो वो टेस्टिंग हम अपने शेड्यूल में कराते रहेंगे पर हम वैक्सीनेशन लेंगे। और सर ने जैसा बोला कि 9 से 14 साल, तो यहाँ पे मैं एक इनपुट जरूर देना चाहूंगी। क्या है कि किशोरावस्था के प्रारंभ में हमारी जो बच्चियां हैं उनका अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म नियमित नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अनियमितताएं फेस करती हैं, साथ में उन्होंने टीकाकरण लिया तो वो जोड़ के देख लेती है कि चूंकि हमने टीका लगाया और उसके बाद में हमें महीना रुक गया या हमें महीना ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपके माध्यम से बताऊंगी कि कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एचपीवी टीकाकरण के कारण नहीं होती, ये पूर्ण रूप से प्रभावी और सुरक्षित है। किशोरावस्था के शुरुआती कुछ साल बच्चियों को स्ट्रगल करनी पड़ती है जिसमें उन्हें थोड़ा जरूरत पड़ती है कि वो उनको सहयोग दिए, भावनात्मक सहयोग की ज्यादा। हाँ, कुछ दिनों में ये चीजें अपने आप रेगुलराइज हो जाएंगी, तो हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो विवाहित स्त्रियां हैं अगर वो ये टीका लगवानी है तो वो अपना पैप स्मीयर का टेस्ट जो रिकमेंडेड है कि 20 ईयर्स के ऊपर, हाँ, वो 5 साल में वो अपने हिसाब से कराते रहे। वैक्सीनेशन एक्चुअली एचपीवी के कुछ तो टाइप्स हमने पहचान रखे जिनके अगेंस्ट हमने टीकाकरण कर रखा, पर वायरस बहुरूपिया होता है। तो अपने को जो अभी हम नहीं पहचान पाए हैं उनके संक्रमण को देखने के लिए हमें अपना पैप स्मीयर टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्री में लग रहा है, ठीक है, तो जो चीज फ्री में होती है कई बार ये रहता है कि यार वो चीज मिलेगी नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों में टीका आसानी से उपलब्ध है? बहुत आसानी से उपलब्ध है और ये वही टीका है जो बाजार में 4,000 रुपए में उपलब्ध है जी। वही टीका है, कोई अंतर नहीं है, बल्कि ज्यादा सुरक्षित तरीके से इसको रखा जाता है। जो कि हमारा सरकारी कोल्ड चेन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा मानक है, सबसे ज्यादा परखा हुआ है। इम्यूनिटी गैप उसमें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सबसे बढ़िया टीका है, लगवाना ही चाहिए। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप ये ना समझें कि जनरल सी एक अपने सोच आ जाती है कि यार जो फ्री में मिल रहा है वो घटिया होता है। वही टीका है जो बाजार में आपको 4,000 का मिल रहा है, लेकिन यहाँ सरकारी अस्पतालों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी है क्या? अभी केवल जिला अस्पताल और में ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है। तो हमको चाहिए कि हमारे परिवार में भी इस उम्र की बच्चियां हैं या जैसा मैडम ने बताया जो भी मानक हैं उसके,
तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आगे आए और टीकाकरण करा के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की यदि अपन बात करें तो उसके तहत अपन इस अभियान को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा एनएचएम है उसने एज ग्रुप जो इसको चुना है वो 14 से 15 वर्ष के बीच की किशोरियां प्लस 3 मंथ्स। यदि किसी का जन्म दिन एज 14 से 15 वर्ष के बीच का है तो 15 वर्ष की उम्र उसने पार कर ली है, लेकिन अभी यहाँ ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी उनको ये लगाया जा रहा है। तो ऐसी सारी किशोरी बालिकाओं को लगाया जा रहा है। अच्छा, आशा कार्यकर्ता हुई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुए, एएनएम हुई, तो इनकी क्या भूमिका है इसमें? आशा कार्यकर्ता जो रहती है उसके पास हर मोहल्ले, हर गांव के, हर गली की उसके पास जानकारी रहती है कि उसके यहाँ पे कितनी किशोरी बालिकाएं हैं जी, तो उनका चुनाव कर सकती है। इसी तरह से जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके पास किशोरी बालिकाओं की लिस्ट होती है, खास करके उनकी जो स्कूल नहीं जाती उनको, क्योंकि उनको कोई सूचना नहीं है, घर में रहती है, काम करती है, बहुत से मोहल्लों में जाती है, तो उनके पास उनकी लिस्ट रहती तो वो अपने उसके हिसाब से वो चुन सकती हैं कि भाई हमारे पास इतनी किशोरियां हैं, इनको ले जाके के हम टीकाकरण करा सकते हैं। आशा कार्यकर्ता करा सकती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करा सकती हैं, और आंगनवाड़ी जो सहायिकाएं हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो भी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रोल प्ले इसमें टीचर्स कर सकते हैं, जो इस उम्र की जिनकी क्लास लगती है। जैसे हमने 14 से 15 वर्ष चुना है, तो 9 to 10, 11 इवन इस क्लास के जो क्लास टीचर्स है उनको चाहिए कि वो इसकी गंभीरता को समझें, मोटिवेट करें और बच्चियों को लगवाएं, अपनी बच्चियों को भी लगवाएं, अपनी क्लास की बच्चे को भी लगवाएं। और निःशुल्क उपलब्ध है जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन लगता है। इवन मेडिकल कॉलेज में तो छुट्टी के दिन भी उपलब्ध है। जैसे आप नहीं जा पा रहे हैं वर्किंग डे दिन, तो आप रविवार को चले जाएंगे, वो खुलता है वहाँ पर टीकाकरण केंद्र, वहाँ आपको लग जाएगा। संभवतः हम जिला अस्पताल में भी ऐसी व्यवस्था कर सकें कि वहाँ भी पेरेंट्स आकर के संडे को और लगवा सकें। जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो या फैक्ट्रीज हैं, उस संडे को पेरेंट्स अपना घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय निकाल के ले आए और लगवा दें। और इसमें सिंगल डोज है, ऐसा भी नहीं कि कुछ है, सिरिंज उसमें इंक्लूडेड है, निडल उसमें इंक्लूडेड है, और इम्पोर्टेड वैक्सीन। मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था कि स्कूल आधारित जो ये टीकाकरण कार्यक्रम है कितना प्रभावी हो रहा है, क्योंकि सरकार तो कर रही है इस प्रयास। स्कूल आधारित अभी शुरू नहीं किया है। अच्छा, स्कूलों में केवल प्रचार किया गया है, मोटिवेट किया गया है कि वो लोग ला करके स्कूल की बच्चियों को निर्धारित केंद्रों पर टीकाकरण करा। तो कितना प्रभाव दिख रहा है? अभी थोड़ा सा कम है, क्रमशः पर गतिविधि बढ़ रही है, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, आगे आ रहे हैं और लगवाना शुरू कर दिया है लोगों ने। हर जो जितने भी इंजेक्टेबल कैंपेन्स हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे आप 2 बूंद अपने बच्चे को पोलियो पिला लेंगे, लेकिन 2 इंजेक्शन लगवाने में आप 2 बार सोचेंगे कि लगवाएं कि न लगवाएं। ऐसे ही पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे अभी परीक्षा चल रही है, स्कूल छूट जाएगा, बुखार आ जाएगा, दर्द होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होता है, न कोई दर्द होता है, न बुखार आता है, मस्त रहता है बच्चा। तो लगवाएं, चले जाए। डॉक्टर साहब बहुत देर से शांत बैठे हैं। डॉक्टर साहब, पूरा आपने भी जहां तक अभी अपन ने बात की जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी मानसिकता इसमें काम करती है माता पिता की? क्योंकि हम बच्चियों की बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि उम्र कम है, उसमें उनकी अपनी सोच उतनी कारगर नहीं, निर्णय तो माता पिता को लेना है। तो माता पिता की कौन सी सोच काम करती है, क्या साइकोलॉजी उनकी होती है कि वो इस तरह के कार्यक्रमों से पीछे हटते हैं? देखिए, टीकाकरण के बारे में जैसे डॉक्टर साहब दोनों लोगों ने बताया है कि कोई भी टीकाकरण का अभियान, किसी भी नए टीकाकरण का जब भी प्रारंभ होता है तो थोड़ी हिचक तो रहती है, क्योंकि जब तक उनको पूरी तरह से इस बात के लिए विश्वास ना हो जाए कि ये सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती, तो हर माँ बाप और स्वयं टीका लगवाने वाला थोड़ा सा भयभीत तो रहता है। लेकिन ये इसका कोई ऐसा पहलू नहीं मानना चाहिए कि ये नेगेटिव है, ये मानव स्वभाव है। अगर उनको थोड़ी सी जानकारी ठीक से मिल जाए, उनको अच्छा परामर्श दे दिया जाए, ठीक से उनको सब चीज़ों को बता दिया जाए, जैसे डॉक्टर साहब लोग अभी बता रहे हैं
इस तरह का अगर पूरा एक ऐसा कैंपेन जो है ना स्कूल पर आधारित करते हुए पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ वहां पर मेडिकल टीम पहुंच करके काउंसलिंग कर सके इस तरह से, तो ये कठिनाई जो है बहुत जल्दी से बच सकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अब आज इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं, हम इवन जो गांव के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो भी इतने अवेयर है, वो अपना भला समझते हैं। और गवर्नमेंट का ये जो अभियान है जो कि उन्होंने इतनी बड़े लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है, तो इसका लाभ लेना चाहेंगे लोग, ऐसा नहीं होगा कि ना लेना चाहे। रही हिचक की बात, तो देखिए हिचक जो है वो इस कारण से है कि जैसे मान लीजिए 10 लोग बैठ रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं, उनमें से अभी किसी ने नहीं लग रहा है। अगर 2-1 लोग जो है वो कन्विंस्ड होकर के आगे बढ़ जाएंगे तो बाकी तो मतलब रोल मॉडल सामने होना चाहिए, चाहिए। नजदीक होना चाहिए, चाहिए। रिश्तेदारी में, दोस्ती में। चाहिए, जी। कोई तो चाहिए जो मतलब चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, हाँ। चाहे वो टीचर्स हो, जो माँ बाप तक और बच्चों तक, क्योंकि बच्चियों की उम्र जो है वो 14-15 साल जो है निशोरियों की, वो अपने आप खुद नहीं समझ सकता, हाँ, उतनी पर वो नहीं कर पाता है। तो वहां तक ये चीज किसी को पहुंचानी पड़ेगी, माँ बाप तक पहुंचानी पड़ेगी, बच्चियों तक पहुंचानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छी भूमिका स्कूलों में शिक्षक लोग कर सकते हैं और समाज में जो है वो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर सकते हैं। मेडिकल टीम इन लोगों को ट्रेन कर ले, शिक्षकों के पास और आशा कार्यकर्ताओं वगैरह के पास जो सुपरवाइजर्स वगैरह है, इनको समझा दे आपको जहां जहां भी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट के जो लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा दें अच्छी तरह से। वैसे भी बच्चों को लेके माँ बाप हमेशा पॉजिटिव भी रहते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके, बस उनको भरना पड़ता है अब यार ये जरूरी है तुम्हारे तक। ये हमारे नेगेटिव जो न्यूज है, फेक न्यूज है या नेगेटिव सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस वगैरह की बात है, सबका स्वभाव होता है नेगेटिव। तो हर व्यक्ति मतलब डिफॉल्ट माइंडसेट जो हमारा है वो नेगेटिव ही होता है। हम हमेशा खतरों से डरे हुए रहते हैं, ये हमारा बायोलॉजिकल, डरते जल्दी ना हमारा बायोलॉजिकल नेचर है, ये इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर। सर्वाइवल के कारण लिए हमारा शरीर को प्रकृति ने ऐसा बनाया, हमारा मन प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हम सबसे पहले अपना बचाव सोचते हैं, सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। हमें कोई आघात ना हो जाए, हमें कोई ऐसा खतरा ना हो जाए जो हमारे जीवन के लिए या हमारे आगे की प्रोजेनी के लिए, जैसे संतति पैदा करने के बारे में भ्रम फैला दिया है, तो इस तरह की चीजों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं और डर जाते हैं। ये केवल जानकारी ही इसका, जैसे मैडम ने बताया, में जानकारी ही इसका इलाज है। जितने जल्दी हम इस जानकारी को लोगों तक पहुंचा सकेंगे, अभियान सफल हो जाएगा। और जब लोगों को जानकारी मिल जाएगी तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोग अपने आप आगे बढ़ के आएंगे, तो थोड़ा सा इस तरफ प्रयास करना जरूरी है और जो स्कूल लेवल से शुरू किया जाना चाहिए। सर इसमें मैं एक इनपुट जरूर देना चाहूंगी। एक्चुअली एचपीवी वायरस या वैक्सीन पे जब हम बात करते हैं तो किशोरियों पे चर्चा करते हैं, तो सर थोड़ा हमारी भारतीय समाज की व्यवस्था ऐसी है कि किशोरियों के लिए हम थोड़ा डर जाते हैं, पर ये वैक्सीन जो है वो किशोर लड़कों पे भी उतनी ही कारगर है। अच्छा। दरअसल क्या है कि जैसा सर ने बताया कि बाहर ये वैक्सीन 4,000 रुपए की है, तो मुझे आज भी हमारा फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, हम लोग अपनी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करते थे, उसमें हम बहुत बार जो है वो राजनीतिज्ञों को हमारे यहाँ मंचों पे आमंत्रित किया जाता था ताकि हम उन्हें बता सके। 2017 में जब पूरे वर्ल्ड में 250 मिलियन से ऊपर डोजेस वितरित होने के 5 वर्ष पूरे हो गए, तब से फॉक्सी 2017 से लगातार लगा हुआ था कि किसी तरीके से इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करें। तो ये शासन का बहुत ही भागीरथी प्रयास है कि उन्होंने इतने महंगे टीकाकरण को शुरू किया। तो सर इसको अगर हम डर की बजाय एक, जैसे हम अपनी बच्चियों के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं जिसका फायदा उन्हें 1 दशक के बाद मिलना है, तो हम ये कहें कि हम 15 साल में उनको एक ये गिफ्ट दे रहे हैं किशोरी होने का, स्वास्थ्य का, ताकि बेहतर स्वास्थ्य का, ताकि 25-26 वर्ष की उम्र में जब वो अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ करेंगी तो उनको इस संक्रमण से बचाव मिलेगा। तो उस डर की बजाय हम इसको उत्साह से ऐसे जोड़ सकते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही दिनों में ये वैक्सीन, जैसा सर ने बोला, कि बहुत ही पॉपुलर होगी हमारे किशोरियों में भी, और जल्दी हम उन्हें किशोर बच्चों के लिए भी लेकर के आएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछने भी वाला था कि कितना सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल, जो सामान्य टीकाकरण के बाद कुछ सामान्य चीजें, जैसे जहाँ पे आपको इंजेक्शन है वो दर्द करेगा, कांटा लगता है तो दर्द करता है, तो टीका लगा दर्द हुआ, बुखार आया
थोड़ी देर के लिए आपको असहजता लगी, तो हम ऑब्जर्व करके ये टीका लगा के 15-20 मिनट ऑब्जर्व करके शरीर को भेजते हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर वो आ रहा है ना बुखार, तो इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम ने उसको नॉकिंग को रिकॉग्नाइज किया है, तो उसको हमें पॉजिटिव साइन लेना चाहिए। यही बात है, जब टीचर बताएगा ना बच्चों को, जी तो जैसे मान लीजिए अभी तो ये वो लोग बता रहे हैं जिनको टीकाकरण का अभियान चलाना है, यही बात जब टीचर कक्षा में बताएगा बच्चों को तो उसका असर बहुत पॉजिटिव होगा। यही बात अगर मान लीजिए कोई हमारे पड़ोस का जैसे आशा कार्यकर्ता जाके घर में बैठ करके बताएंगे तो उसका असर जरूर होगा। बोली जिन लोगों को सीधे इन्वॉल्व होना है अभियान में, उनका तो चलो ये माना जा सकता है भाई इनकी शासन ने ड्यूटी लगाई है, लेकिन जब टीचर बताएगा तो उसका एक अलग वैल्यू होगी कि भाई ये जो है ना मतलब अपनी बच्चियों को अपनी बेटी समझ करके समझा रही तो ये तो आगे क्यों उपयोग जरूरी। तो मेरा तो सुझाव यही है कि इसमें सबसे पहले जहाँ भी बच्चियां पढ़ती हैं वहाँ टीचर्स को, जहाँ गाँव में है वहाँ आशा कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करके घर घर तक भी हम बच्चों तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए जो मैडम लोगों ने और सब लोगों ने बताया। डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि स्थानीय स्तर पर यदि अपन देखते हैं तो कोई ऐसा उदाहरण है या कोई ऐसा अभियान है जिसको आप मानते हैं कि ये उदाहरण बन सकता है, जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी एक्सेप्ट करते रहते हैं। कई बार हम मानते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वहीं उल्टा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो जल्दी समझ जाता है, और बजाय कि पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं वो तर्क उनके चूंकि मजबूत हो जाते हैं तो वो तार्किक होने लगते हैं हर चीज में, और उसको पहले गूगल से देखेंगे फिर 10 जगह पूछेंगे, तो वो हमेशा एक डायलेमा में रहते हैं कि आप करें कि ना करें। लेकिन जो मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति साधारण होता है उसको डॉक्टर समझाता है या कोई टीचर समझाता है तुरंत समझ जाता है। तो आपकी नजर में कोई ऐसा स्थानीय स्तर पर कोई उदाहरण है ऐसा? कोविड टीकाकरण नहीं इसके लिए एचपीवी कोविड टीकाकरण सीधे जिंदगी से जुड़ा। हाँ, इसी तरह से इस टीकाकरण को हम सीधे जिंदगी से जुड़े। ये टीका आपकी बच्ची को कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसा मैडम ने कहा आज लगभग 10 साल बाद आपकी बच्ची को कैंसर होने की संभावना न्यून रहेगी। एक सिंगल मैसेज जाना चाहिए कि यह टीका आपकी बच्ची को कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगा, और इसको हर कोई समझ सकता है। और ये मैसेज जहां आपने दिया तो कम पढ़ा लिखा आदमी इसको ज्यादा जल्दी ग्रास्प करेगा, समझेगा और यूटिलाइज भी करेगा। अच्छा, विंध्य क्षेत्र में यदि अपन बात करें इस टीकाकरण की, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या रणनीति आप लोगों की नजर में होनी चाहिए? आपके जैसे मंचों से इसको उठना चाहिए, और जो देखिए जो ऐसे सफरर्स होते हैं, कुछ कहानियां होती है जो बहुत मोटिवेट करती हैं। तो यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगी, एक कार्यक्रम बहुत प्रचलित है बिग बॉस, उसमें जे गुडी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस थी, वो आई, वो चर्चा में इस तरीके से आई थी कि इसी कार्यक्रम का जो ब्रिटिश संस्करण था उसमें हमारे यहाँ से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसपे उन्होंने कुछ ये कमेंट करे रेसिस्ट, तो वहां पे उनकी बहुत ही निंदा की गई और उनको फिर अगले एपिसोड में वोट आउट किया गया। तो वहां से वो जेड गुडी आई थी, और फिर जो इसका हिंदुस्तानी संस्करण हुआ उसमें उनको एज गेस्ट इनवाइट किया गया। तो उनको शी हैज टू लीव इन सेकेंड वीक, जब ये बिग बॉस चल रहा था तो उनको जाना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पैपर स्मेयर की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी और वो सीए सर्विक्स से सफर करी थी। तो हम जब इस तरीके की बात करेंगे, जैसे मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए कि आज शासन ने इतना बड़ा भागीरथी प्रयास किया। एक समय सुधा मूर्ति ने जब इसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था कि हमें जो है इस तरीके का टीकाकरण लेना चाहिए, तो हम लोग उनकी क्लिप्स लगा के घूमते थे। तो इस तरीके के लोग आए मंच पे, जैसा सर ने कहा कि सकारात्मक बात हो, जैसा सर ने कहा कि हम लोग की तो हमारे तो इंटेंशंस को बायस्ड माना जा सकता है शासकीय सेवा में रहने के कारण, पर पास के जिसको कहते हैं गुइया सिस्टम हो, फ्रेंडली सिस्टम हो, जिसने लगाई है बच्ची वो अपनी दोस्तों से जाके बात करेगी तो आएगा। और ये मानिए कि जो सर तो मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, स्त्रियों में एक बहुत ही कनेक्टेड सिस्टम होता है। हम लोग इसको अब प्रसव कक्ष में भी हम लोग कह रहे हैं लेबर कंपेनियन। तो कोई अगर स्त्री आपके साथ में होती है तो उसके विचारों का, उसकी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अगर
जो भी युवतियां इसको ले रही हैं फिर वो जाके बताएंगे, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इन बातों को करेंगे और जब चर्चा होगी, देखिए सबसे पहले तो हमें शब्द देने हैं और किसी भी बात को नकारात्मक नहीं लेना है। जैसे कि ये भी एक इनपुट जब दिया गया हमें कि मासिक दर्द से जुड़ी हुई अनियमितताएं तो नहीं होती, जब बातें होंगी, जब भ्रांतियों को, डरों को शब्द मिलेंगे तो हम शब्द में उसका जवाब देंगे, हम डाटा से निकालेंगे कि पिछली बार के जो हुए थे उनका क्या है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सोर्सेज आपके बहुत सही होने चाहिए, रेफरेंसेस आपके सही होने चाहिए। डर लगे, जैसा सर ने कहा कि स्वाभाविक प्रक्रिया है डर लगना, तो आप इस डर को दूर करने के लिए बात करिए, अपन इस तरह के और आयोजन करें, कौन सी जगहों पे जहाँ पे हमारी किशोरियां हो वो बिना झिझक के बात कर सकें, सुन सकें। अच्छा, अभी तो खैर फिर भी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है, बाकी आज से कुछ समय पहले तक तो लड़कियां या औरतें अपने इन रोगों के बारे में या किसी तरह के रोगों के बारे में बात नहीं। सर जहाँ से अभी टीका जब लग जाता था बच्ची को, उसके बाद में जब वो शिशु को जन्म देने वाली होती थी, इसके बीच में कोई टीका क्या, मुझे तो लगता है कि चिकित्सक से भी सर उसका परिचय नहीं होता होगा। बीच में कोई सर्दी जुकाम हुआ तो उसके लिए बगल से दवाई आ गई, गैस वैस की गोली, उल्टी उल्टी की गोली। और फिर देखिए पहले संस्थागत प्रसव हुए, फिर 108 आई, तो हमने जो है घरों से निकाल करके हमारी जो महिलाएं थी जो अस्पताल तक आने में अक्षम थी उनको किया। अब हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के 100% कवरेज पे आ गए। तो अभी ये बहुत ही नेसेंट है, समय लेगा। किसी भी चीज को नकारात्मक नहीं लेना है। अगर कोई बात उठती है, कोई संशय उठता है, तो आप उसको बिल्कुल नोटिस करके रखिए और जो भी आपका नजदीकी डॉक्टर है उसके पास में जाके बात कीजिए और आप किस समस्याओं का समाधान करने के लिए, संशयों का समाधान करने के लिए हम हैं। कितने डोज जरूरी है इसके एचपीवी की जगह? देखिए जो छोटी उम्र होती है उसमें जब हम टीका लगाते हैं तो वो प्रभावी होता है और वहां पे कम को 9 से 14 साल में तो 2 खुराकें, लेकिन अगर 9 में फिर 9 से 14 साल के बच्चे सिंगल डोज लग रही है। अच्छा, लेकिन सर सिंगल डोज भी लगभग 90 to 95% का कवरेज दे रही है। सेकेंड से टॉप अप होता है actually। अच्छा, वो एक तरीके का पहले में आपके इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया, फिर अगले बाद में वो 6 महीने, जैसे सर ने बोला कि 0 to 6 ड्यूरेशन, तो इस ड्यूरेशन में इम्यून सिस्टम मल्टीपल कॉपीज बना करके रख लेता है। तो 9 से 14 साल में 2, और फिर अगर आप 15 के बाद उम्र में लगा रहे हैं तो जैसे सर ने बोला कि 3 खुराकें रिकमेंडेड है, तो ज्यादा डोजेस लगती है। इसीलिए 15 साल का जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सेट किया है वो इसीलिए कि 15 इज द बेस्ट एज कि यहाँ पे हम टीकाकरण अगर करवाएं तो उसका हमें लगभग काफी अच्छा 90-95% तक कवरेज मिलेगा। और डाटा आने के बाद हम इस पे अच्छे से बात कर पाएंगे। अच्छा, अभी मान लीजिए किसी ने 9 से 14 या 15 तक नहीं लगवाया तो क्या वो अभी लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है, किसी भी आयु वर्ष की महिलाएं लगा सकती है। फॉक्सी थोड़ा गर्भावस्था में और लैक्टेटिंग पीरियड्स को बोलता है कि अभी नहीं लगाइए, उसके कुछ डाटा हमारे पास में और आ जाएंगे जल्द ही। इसके अलावा सभी उम्र की महिलाओं के लिए सुरक्षित टीकाकरण है, और जैसा मैंने आपको बताया कि टीकाकरण जो है अगले संक्रमण से बचाव करता है। अगर कोई यौन रूप से महिला है उसको संक्रमण हो बच जाए तो उसके लिए वो पैपिस्मेर की जांच जो है वो उनको कराते रहना चाहिए। उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, पर अगले जो स्ट्रेन्स हैं उनसे ये जरूर बचाव करेगा, आगामी इन्फेक्शन से बचाव करेगा। तो दर्शकों, आपने सुना अभी डॉक्टर्स की बातें सारी, हम लोगों ने एक बहुत प्रभावी चर्चा करी। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ऐसी किशोरियों की उनकी अनुभव और उनके माता पिता के अनुभव भी जिन्होंने ये वैक्सीनेशन करवाया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को HPV वैक्सीनेशन का लगवाया है। और ये HPV वैक्सीनेशन खासकर महिलाओं में, बच्चों में, लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर्स को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। और इसको लगवाने के बाद इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक मैंने जो अपनी बेटियों को लगवाया उसकी वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से प्रार्थना है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में HPV वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हम अपनी बच्चियों को आगे आने वाले कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी।
मैंने अपनी दोनों बेटियों को HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए लगवाई है और इस वैक्सीन को लगवाने के बाद उनको किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं हुए हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि डॉक्टरी परामर्श के बाद 9 से 15 साल की बच्चियों को इस वैक्सीन को लगवाएं, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम कर सकें। धन्यवाद। Hello everyone, I'm Sharanya and I'm 12 years old. I have been vaccinated for HPV and I can say that it's safe and I have no bad side effects. I would like to thank my parents for getting me vaccinated for HPV. Thank you. Greetings, my name is Anya and I am 15 years old and I am here to tell you that I have been vaccinated against HPV virus that can cause cervical cancers in the young girls of our age. I am here to tell you that it is very safe and I have felt no side effects against it. I advise you and I recommend you that you should also get vaccinated if you are in that age limit or if you have a daughter that is around that age. It is very helpful and it will protect you against cervical cancer, which is very dangerous. Thank you. तो अभी आपने सुना इस बच्ची को जिसने ये टीकाकरण करवाया है और उसके माता पिता को, जिन्होंने प्रेरित होकर इस अभियान से या इतना सेंसिटिव वो हुए अपने बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए कि इस टीकाकरण को उन्होंने अपनी बच्ची को लगवाया। और जैसा कि मैडम ने बताया कि हम जैसे बच्ची को जनरली ये होता है कि हम शादी में उसको ये इतने की एफडी देंगे, ये गिफ्ट देंगे, तो एक ये लाइफ लॉन्ग जो है आप एक तरह की एफडी दे रहे हैं, स्वास्थ्य की एफडी जो आपने आज स्वास्थ्य बच्ची को दिया है, शादी के बाद उसका डबल स्वास्थ्य उसको मिले। तो मुझे उम्मीद है कि ये परिचर्चा आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी। शब्द सांची बिंद का हमेशा ये प्रयास रहता है कि ऐसे जो भी जरूरी चीजें हों जो समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो उस तरह के टॉक शोज यहाँ पे आमंत्रित करके हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं और आप लोगों को ये जानकारियां पहुंचाते रहते हैं। अगले किसी और विषय पर जल्दी हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।